नमस्कार, द कैलेंडर पोस्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुखातिब द कैलेंडर। आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं श्री एमजे अकबर साहिब जी। एमजे अकबर साहिब जी देश के दिग्गज पत्रकार हैं, बड़े लेखक हैं। इनकी दर्जन भर से भी ज़्यादा किताबें आ चुकी हैं और राजनीति में भी सर रहे हैं और फिलहाल राज्यसभा के सांसद भी हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। सर, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आप बड़े लेखक हैं और अभी राज्यसभा के आप सांसद हैं। आपको 20 साल से भी ज़्यादा हो गया सर राजनीति में आए हुए। सर, अभी मौजूदा हालातों में सर जो राजनीतिक परिदृश्य है सर, तो बहुत उथल पुथल सर राजनीति में चल रही है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। सर, भारत को लेकर कुछ एक घटनाक्रम ऐसे हुए हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि वो देश का एक चर्चा बना हुआ है सर विदेशी मीडिया में भी। तो सर, आप इसको लेकर सर क्या कहेंगे सर? देखिए, हम जो है हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कुछ उथल कुछ पुथल। ये जो राजनीतिक जिसे आप राजनीतिक स्टैग्नेशन सिर्फ वो डिक्टेटरशिप में रहता है। जैसे कई मुल्क हैं जिसमें पार्टी डिक्टेटरशिप है, तो आपको बोलने की आज़ादी नहीं रहती है, आपका मुंह बंद कर दिया जाता है, सरकार कैसे भी हो, लेकिन आपकी ज़बान काट दी जाती है। हमारे समाज में और हमारी व्यवस्था में किसी की ज़बान जो है नहीं काट सकते, लेकिन इसमें भी ख़तरे हैं। जब ज़बान कानून से नहीं काटी जा सकती है, तो फिर हर व्यक्ति को कभी कभी ज़बान पे लगाम भी रखना पड़ता है। और शांति जो चाहिए, तरक्की के लिए चाहिए, इकोनॉमिक तरक्की के लिए चाहिए, एक दूसरे के संबंध के लिए चाहिए। और हमारी जो भारत की जो एक सिविलाइजेशन है, वो तो एक समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक सिविलाइजेशन है। हज़ारों साल से हमारे जितने भी मतभेद हुए हैं अंदर के, उसमें हमने एक चीज़ ज़रूर रखा है कि कभी अपनी ज़बान से किसी और का दिल नहीं तोड़ा। और यही बात है जो हमारे भारत को, हमारे देश को एक बहुत ही एक हसीन सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे कहते हैं, उसको बना के रखा है। सर, अभी आपने जैसे एक बात किया कि हम लोगों को, सर आप बड़े पत्रकार हैं, लेखक हैं और राजनीतिक लोग भी आप इस समय हैं। सर, आपकी बहुत सारी सर भूमिकाएं हैं जिनसे न सिर्फ समाज बल्कि पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। सर, अभी सर कुछ बातें जो कहते हैं कि जो चीज़ ताकत से नहीं होती वो चीज़ कलम उस चीज़ को कर दिखाती है। सर, और आप तो सर कलम के सच्चे रहनुमा रहे हैं, हर एक चीज़ में अपने कलम के मार्फत सर एक समाज को एक दशा दिशा दी है। सर, तो सर इस चीज़ को कई घटनाक्रम ऐसे हैं कि उनके एक लगा है कि पाबंदी कि साहब ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप इस पर लगाम लगा रहे हो। और जब एक पहलू ये भी होता है कि साहब नहीं साहब ये तो आप गलत बोल रहे हो। सर, तो इसको कैसे तय किया जाए कि सर वास्तविक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो है क्या? सर, देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसी हमारे कानून में भी ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले जो कानून हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत अहम बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फेथ, यानी मज़हब का फ्रीडम, आज़ादी, आप जिसकी मज़हब पे रखना चाहें उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सब एक हैं हमारे समाज में भी, हमारे कानून में भी, हमारी व्यवस्था में भी। लेकिन आज़ादी का ये मतलब थोड़ी है कि आपको हिंसा की आज़ादी मिले। हिंसा की आज़ादी नहीं है। जो बातें समाज को घेरती हैं, जो बातें समाज की हानि करती हैं, जो बातें हमारी एकता को कमज़ोर करती हैं, उस पर एक हमारी जिम्मेदारी होती है। और वो जिम्मेदारी सिर्फ आज नहीं, मैं फिर कहता हूँ कि हज़ारों साल से हर व्यक्ति ने, हर भारतीय ने, हर हिंदुस्तानी ने
इसको समझा भी है और इसका पालन भी किया है। हमारा जो समाज है वो एक दूसरे की भाईचारगी के ऊपर बना है, इसलिए हम कामयाब हैं। सर हिंदुस्तान हजारों वर्षों से सर एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहा है सर। तो अभी आपने एक किताब लिखा है सर, है ना, तो उसमें आपने अंग्रेजी हुकूमत का सर जो अत्याचार था भारतीय जनता पर उसके बारे में विवरण किया है सर। और तो सर लेकिन अभी कुछ परिदृश्य ऐसे हुए हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि देश साहब 2014 से ही जो है एक मानसिक गुलामी से बाहर आया है सर। आप उस नज़रिए को एक पत्रकार के तौर पर, लेखक के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर सर कैसे देखते हैं सर? जी नहीं, देखिए, अंग्रेज़ों के साथ जो मानसिक गुलामी थी और उस गुलामी के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। जैसे गांधी जी कहते थे, अंग्रेज़ ने हमें गुलाम नहीं बनाया, हमने अपने आप को कमज़ोर बना दिया। और उस कमज़ोरी का एक बहुत बड़ा कारण भय भी था। तो गांधी जी ने उनकी जो सबसे बड़ी भूमिका थी कि हमारे देश को तो राजनीतिक आज़ादी उन्होंने दी ही, लेकिन हमारे मानसिक आज़ादी भी उन्होंने दी। उन्होंने हमें भय से बरी किया सबसे पहले। और जिस दिन हम हर भारतीय व्यक्ति को उन्होंने भय से बरी कर दिया तो हमारी ताकत को उभारा। और इस ताकत की वजह से अंग्रेज़ भागे। अंग्रेज़ आराम से नहीं गए थे, अंग्रेज़ को भगाया गया था इस देश से, क्योंकि अंग्रेज़ समझ गया था ना कि ये गांधी जी ने जो आंदोलन किया है, इस आंदोलन ने एक ऐतिहासिक आंदोलन है, इसने समाज को बदल दिया है और एक लोगों को एक नई दिशा दे के जो जंजीर हमें बांध चुके थे उनको तोड़ दिया है। तो इसीलिए हो गए। तो ये सिलसिला तो लंबा है। सर आपकी जो नई किताब है दुलाली साहिब और एंड ब्लैक जमींदार, सर ये किताब पढ़ने को मिल रही है सर हमको अभी। तो ये एक समाज के लिए बहुत लाभप्रद है कि हम जिन अत्याचारों से हम गुजरे हैं सर, वो चीज़ें हमको जानने को मिल रही हैं सर। तो सर आप लगातार सर किताबें लिखते जा रहे हैं, आपके दर्जन भर से ज़्यादा किताब हो गए और आपने हर आपकी जो भी किताब लिखी गई है उससे समाज को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सर लाभ मिला है सर। तो सर पत्रकार रहे हैं, लेखक हैं, राजनेता हैं, तो अब सर राजनेता और पत्रकार रहेंगे या कोई नया भूमिका आपका सर आने वाला है सर? हम आपको अकबर साहब वास्तविकता में है क्या सर? इतना आप में बहुमुखी जो है सर आपके काम है सर, तो वास्तविकता में अकबर साहब क्या क्या है सर? नहीं, कई भूमिकाएं नहीं है, भूमिका तो एक ही है कि पढ़ लिख के जितना समझ सको उसका कैसे अपने ईमान का वितरण कैसे होता है। ठीक है, कभी पत्रकारिता में हो गया, कभी मौका मिला, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने मौका दिया पार्लियामेंट में रहने का, तो वहाँ पर अपने भाषण से, अपनी आवाज़ से, स्पोक्समैन से, जैसे भी हो सके हमने अपनी जितनी प्रयास थी कि कुछ ज़िंदगी में परमानेंट तो रहता नहीं है, न पत्रकारिता रहती है, न सभा की मेंबरशिप रहती है, आता है जाता है। उसको आदमी को बड़े आराम से ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ समय रहता है, समय जब ख़त्म हो जाता है अब आगे बढ़िए। और हाँ, इतना ज़रूर है कि आगे बढ़िए, ये जो है बहुत ज़रूरी बात है। मुझे आपके लिए भी अच्छी ये एक फिलॉसफी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। बढ़ते रहो और ज़िंदगी में ऑलवेज समय जो है ना, समय को एक का उपयोग करो अपनी इल्म को बढ़ाने में, अपनी अकल को एक नया अंदाज देने में। और जब इल्म को बढ़ाओ तो ये समझ लो कि ये जो इल्म है ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ये इनमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये एक ऐसी चीज़ है वो बढ़ेगी उसी वक्त जब आप बांटोगे, जब अपने साथ
ये पैसे की तरह आपने जोड़ के रखोगे ना तो इल्म घटती जाएगी, और जब बांटोगे, दूसरों को दोगे, तो ये बढ़ती जाएगी। तो यही प्रयास होना चाहिए, आपका भी, मेरा भी, सबका भी, कि हम कैसे जो कुछ भी ऊपर वाले ने हमें दिया है, जो ताकतें दी हैं, उसको हम कैसे भले के लिए इस्तेमाल करें, और कैसे हम जो मैं किताबें लिखता हूँ, किताबों का सिलसिला तो चलता रहेगा। अब जैसे डुलाली साहब और ब्लैक चंदा, मैंने ये भी लिखा है कि अंग्रेज़ के पहले जो मुग़ल हुकूमत थी, तो कैसे मुग़ल हुकूमत इतने साल क्यों चली। तो उसमें शिवाजी का मुग़ल सल्तनत को मैं ख़त्म करने वाले तो औरंगज़ेब थे, क्योंकि उन्हें सारी जो अकबर शहनशाह के ज़माने से जो एक पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, उन्होंने ख़ास तौर पे जो राजपूतों के साथ, राजस्थान के राजपूतों के साथ जो उन्होंने अलायंस किया था, और वो राजनीतिक और सामाजिक दोनों अलायंस था, जिसमें उस अलायंस का जड़ था इज़्ज़त, सबको बराबरी का हक, इज़्ज़त, और अपने साथ जोड़ के रखना। तो इसका उदाहरण, सबसे बड़ा जो उदाहरण है, वो एक चिट्ठी है जो शिवाजी ने औरंगज़ेब को लिखी थी, और चिट्ठी में बताया था कि तुमने अपने बाप, दादा और परदादा की विरासत को कैसे बर्बाद कर दिया, क्यों बर्बाद कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये वो तुम उस ख़ानदान से होते हैं जिसमें अकबर बादशाह को जगत गुरु कहते थे। क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि उन्होंने सबको साथ एक उस ज़माने में था, मतलब डेमोक्रेसी तो नहीं थी कहीं भी, एक शहनशाहियत थी, तो उसके जो थे अंग वो तो जाहिर थे, लेकिन अगर वो चला तो इसलिए चला क्योंकि सबके मिला के, और फिर एक शहनशाह आया जिसने अपने सारी हैसियत को, सारी विरासत को तोड़ दिया, और उसी के बाद से ही अंग्रेज़ ने उसका मौका निकाल के आ गए। और फिर क्योंकि अंग्रेज़ ने अपनी ही इतिहास लिख रहे थे, तो उन्होंने अपने इतिहास में जो जुल्म, ख़ास तौर पे जो गरीबी के ऊपर जुल्म, जो अकाल का जो, मैं तो अकाल के बारे में जब लिखता हूँ तो रूह काँप जाता है, क्या क्या जुल्म हुआ था लोगों के ऊपर। ये सिर्फ एक फिल्म बनी थी लगान, जिस पे झलक आई थी, बड़ी झलक आई थी, लेकिन वैसे आपको अंदाज़ा नहीं, लाखों करोड़ों में लोग मारे गए भूख से, और किसी ने लिखा नहीं क्योंकि गरीब मर गए। तो ये हमने कुछ झलकियाँ दी हैं इसमें, और मुझे लगता है कि इसके पढ़ने से लोगों की उनकी अंग्रेज़ के 200 साल की जो इतिहास है, उसकी सच्चाई तो ज़रूर लोग जानेंगे भी, सोचेंगे भी, समझेंगे भी। हमें किसी को दुश्मन नहीं बनाना। एक ज़माना था अंग्रेज़ के साथ अब दोस्ती है, अच्छी बात है दोस्ती है, जो हमारे संपर्क है, सलूक है, बहुत अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन हम इस इतिहास को पर्दे के पीछे परमानेंटली भी छुपा के नहीं रख सकते। सर, आप 90 के दशक से राजनीति में हैं सर। आप कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे देश के, राजीव गांधी जी, उनके प्रवक्ता भी आप रहे हैं। फिलहाल आप बीजेपी के सांसद हैं सर। तो दोनों पार्टियों में सर क्या आप खासा अंतर पाते हैं सर? वो अंतर तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक जो लीडर होता है तो वो तय करता है। हाँ, एक ज़रूर है कि कुछ स्ट्रेसेस कहते हैं, उसमें अंतर तो आ ही जाता है, सीखने का जो तरीका है क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर लीडर जो नेतृत्व देता है उसके ऊपर निर्भर है। और मैंने देखा है कि जो अभी लीडरशिप है प्रधानमंत्री की,
उसमें जो सबसे ज़्यादा जो महत्व जो दिया गया है वो है गरीब कल्याण की, और वो सबसे बड़ी बात है। और बाकी चीज़ें जो हैं कभी सही होती हैं, कभी गलत होती हैं। पार्टी का मतलब है बहुत बड़ा एक खेमा, बहुत बड़ा एक जुलूस, तो उसमें कहीं से कभी इस तरह की आवाज़ उठती है, कभी उस तरह की आवाज़ उठती है। तो जब कहीं गलत आवाज़ उठती है तो नेतृत्व भी अंदर आके कह देता है कि भैया आप क्यों तोड़ने वाली चीज़ों को याद करते हो, अरे जोड़ने वाली चीज़ों को सामने रखो। और फिर जो एक बहुत बड़ा जो एक विजन है कि यहाँ से हमारे मुल्क से सबसे बड़ा जो पाप है वो गरीबी है, और इसको हम कैसे ख़त्म करें। तो ये प्रयास है, ये एक दिन में ख़त्म तो होने वाला है नहीं। जो प्रयास चलता रहे और ईमानदारी के साथ चलता रहे, बस ये बड़ी बात है। सर आप जो भी समाज के और देश के जो भी हित के जो मुद्दे होते हैं उनको शुरू से लेकर सर आप मुखर रहे हैं, भले ही आप पत्रकार के तौर पर हों या फिर लेखक के तौर पर हों या एक राजनेता के तौर पर हों सर। तो सर अभी आपका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने को है सर, और आप जैसा व्यक्ति अगर संसद में है तो वो न सिर्फ समाज के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के हित में है सर। और अभी जो मौजूदा जो नहीं, सरकार मैं है, देखिए ऐसा है ना कि काम करने के लिए सिर्फ एक पिंजड़ा नहीं होता है या एक तरीका नहीं होता है जी। या एक माध्यम नहीं होता है। जी अपना काम करते रहिए, ज़िंदगी आपको बहुत माध्यम देगी। जी इससे मेरी कोई किस्म की ये नहीं, बड़ी नहीं। मैंने अभी पहले भी कहा जी कि हर चीज़ का समय होता है, जी ठीक है। मैं आभारी हूँ कि मुझे इतना वक्त मिला। जी 6-7 साल कम नहीं होते हैं ज़िंदगी में। जी तो उसके बाद कौन रोकता है आपको काम करने से। और क्या समझते हैं कि जो लोग राज्यसभा में नहीं थे जी। या लोकसभा में नहीं थे वो जी। काम नहीं करते हैं। जी आप काम करते हो, जी आप कहीं कोई सभा में तो नहीं हो। जी अगर आप काम करते हो तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है देश के लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए ये समझना कि मैं सिर्फ एक जगह ही बैठ के काम कर सकता हूँ, ये गलत बात है। सर पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो आप देश के लाखों करोड़ों जो ऊर्जावान जो युवा हैं सर, उनकी आप प्रेरणा है सर। हर कोई आदमी पत्रकारिता का छात्र चाहता है कि सर अकबर साहब एक रोल मॉडल हैं और उनकी तरह बना जाना चाहिए सर। सर पत्रकारिता को लेकर कुछ दिमाग में बातें होती हैं कि एक अखबार उसी चीज को दूसरे तरीके से लिखता है, एक अखबार उसी चीज को दूसरे तरीके को लेकर लिखता है। एक भ्रम की स्थिति जो पढ़ने वाला है उसमें एक चीज होती है कि वास्तविकता में चीज सही क्या है सर। तो इस चीज का सर क्या पैमाना हो कि सच्ची खबर क्या है सर। देखिए इसीलिए हर अखबार को जनता जो है, तो राजा तो जनता है अखबार का, जी मालिक जो भी हो, जी जनता राजा है। तो जनता समझ जाती है जी कि कौन अखबार, कौन सोशल मीडिया, कौन टेलीविज़न चैनल एजेंडा करता है और कौन जो है बिना बायस के, बिना देखिए परफेक्ट तो कुछ नहीं, लेकिन इसमें एक पूरी तरह सिर्फ एजेंडा पे चैनल हो या अखबार हो चलता है, और कौन जो है अपनी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव तरीके से वही खबर को देता है, और वो जनता तय कर लेती है। इसीलिए कुछ अखबारें चलती हैं, कुछ नहीं चलती। सर आप विदेश राज्य मंत्री रहे हैं सर, तो आप निश्चित तौर पर देश को इन चीज़ों का लाभ मिला है सर। भारत की जो भारत का जो एक रोल रहा है विश्व बिरादरी में सर, उस पर आपने सर बहुत काम किया है सर। तो अभी मौजूदा जो वर्तमान में जो भारत है सर, उसको लेकर विश्व परिदृश्य में सर आप उसको कैसे देखते हैं सर, कि भारत की ताकत मतलब एक बनी है और या फिर कुछ जो देश हैं उनमें एक मतभेद उस चीज़ को लेकर है, भारत को लेकर क्या एक धारणा जो है विश्व बिरादरी की है सर, आप कैसे देखते हैं सर उस चीज़ को। देखिए भारत की जो ताकत है और भारत की जो जगह है दुनिया में, वो जो बनी है वो तो हटेगी नहीं। मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी की अब 25 साल हो भी गए 22 साल हो भी गए,
तो 21वीं सदी में भारत जो है दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताकत बनेगा। और भारत की ताकत सिर्फ बंदूक की ताकत नहीं होगी। भारत की ताकत होगी, वो होगी आइडियाज़ की ताकत, उसकी जिसको कहते हैं, उसको सॉफ्ट पावर क्यों कहते हैं मैं समझ नहीं आता। मैं तो समझता हूँ कि हार्ड पावर से ज़्यादा ये असरदार है। और भारत की ताकत होगी मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड में। भारत की ताकत होगी, आप देखिएगा 10, 15, 20 साल में कि यहाँ के जो लेखक हैं उनकी बातें जो हैं दुनिया विश्व कैसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी, मानेगी। वो एक सिलसिला है। यहाँ के एंटरटेनमेंट सिनेमा को कैसे दुनिया भर में एक नई जगह मिलेगी, ये मतलब हावी होगा, नई जगह से भी हावी होगा। आज कहीं भी चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइए, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाइए, जो जगह पहले वो अमेरिकन हॉलीवुड की होती थी, वो जगह आज भारत की फिल्मों का एक जगह बनने लगा है। तो इसलिए भारत तो अपनी एक समय समय पर चैलेंजेस रहते हैं। तो चैलेंजेस कोई स्थिति में स्टैटिक तो नहीं रहती, समस्याएं आती हैं। उसमें फिर कैसे भारत अपने आप को किस तरह से पेश करता है। अब जैसे अभी मैं आज ही का उदाहरण देता हूँ, हमारा तालिबान से कोई ख़ास संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन अफ़गान के लोगों से तो है जी। इसीलिए जब वहाँ पे ज़लज़ला आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट उनको नहीं लगा ये कहने में कि हम लोगों की मदद पूरी तरह करेंगे। और ये जो है ना संबंध बनाने कि इससे जो ताकत होती है और इससे जो संबंध बनते हैं वो बहुत गहरे भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। अभी जैसे श्रीलंका में, वहाँ पे सब जानते हैं इकोनॉमिक हालात क्या है, कोलैप्स है। तो कौन मुल्क सबसे आगे जाके लोन दे रहा है, दवाई भेज रहा है, जैसे भी जहाँ पर तेल, तो वो भारत है। तो इसलिए हमारी जो विदेश नीति है, हमारी विदेश नीति सिर्फ सरकार नीति नहीं है। हमारी जो विदेश नीति है वो लोगों के साथ जो संबंध है उसके ऊपर बहुत बड़ी ताकत बनी, पीपल टू पीपल, सरकार टू पीपल। सर, अभी आपने तालिबान का जिक्र किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, आपसी देशों के संबंधों का आपने जिक्र किया। तो सर, तालिबान जो है वहाँ एक ज़बरदस्ती, मतलब अफगान सरकार को उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है और वो लोग अपने हिसाब से हुकूमत कर रहे हैं। तो दुनिया ने उनको कोई मान्यता दी नहीं है सर, लेकिन अफगान लोगों के हित में जो कुछ काम किए जा रहे हैं वो सरकारें कर रही हैं सर। भारत भी अफगान लोगों के हित के लिए उनसे संबंध बनाए हुए हैं। कुछ एक मामले ऐसे हुए हैं हालिया घटनाक्रम में जिन्होंने तालिबान ने भारत के जो आंतरिक जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप किया है सर, कुछ मुद्दों को लेकर। तो सर अब यहाँ पर देश का संविधान है सर, संविधान से देश चलना है सर, लेकिन तालिबान कह रहा है कि नहीं साहब, आपने ये जैसे शरिया का आपने उल्लंघन किया कि हमारे साथ यहाँ है, तो सर देश तो संविधान नहीं, ये देखिए किसी और का हक नहीं होता है जी। हमारे देश चल रही है भारत जी की जो हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारा जो सोच है जी और हमारी जो राज है, जी हमारी राजनीति है, जी वो सब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर निर्भर है। वो किसी और के कहने पर निर्भर नहीं। जी हमने हर मज़हब को जैसे पूरी तरह आज़ादी दी। जी कितने मुल्क हैं दुनिया में जिन्होंने हर मज़हब को, हमारे यहाँ मैं बार बार कहता हूँ और मतलब फ़ख्र के साथ कहता हूँ, घमंड नहीं जी लेकिन फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि अगर आप भारत को समझना चाहते हैं, जी। हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं, तो आप जाइए, सुबह उठिए, जी भोर जी 4 बजे
जाइए, पुरानी दिल्ली में जी। जाइए, आज जाइए, कल जाइए, परसों जाइए, 100 साल बाद जाइए, 100 साल पहले जा चुके होंगे, आपको सबसे पहले आज़ान सुनाई देगा, उसके बाद हनुमान मंदिर की घंटी सुनाई देगी, उसके बाद गुरुद्वारा से गुरु साहब की पाठ, गुरबानी की पाठ सुनाई देगी, और उसके बाद अगर इतवार का दिन रहा तो आपको चर्च की घंटी सुनाई देगी। ये है मेरा बात। सर वाकई यूं ही नहीं फकरा हमें आप पर है सर। देश के जो युवा हैं सर, हिंदुस्तान सर दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला मुल्क है सर, लेकिन कुछ बातों को लेकर सर युवा जो हैं मैं कहूँगा कि भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। आपने जो बात बताई है सर वो चीज़ उनके जहन में नहीं है, और आए दिन हम देखते हैं कि किसी भी बात को लेकर सरकार का जो कोई भी काम होता है, अभी का हो या पहले का हो सर, युवा सड़क पर सर देश को हानि पहुंचाने वाली कुछ चीजें कर रहे हैं। अगर किसी सरकार के किसी काम से कुछ नहीं है तो वो हिंसा को अपना एक माध्यम बना रहा है सर। तो युवा अपनी बात को सर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अगर किसी चीज को लेकर निराश है तो कैसे पहुंचाए, और राष्ट्रहित के जो काम है उनके प्रति जो है अपने भटके नहीं सर। तो इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे, युवा सरकार से कैसे अपनी बात? देखिए, युवा को भी हो, कोई भी आपकी उम्र हो, जी युवा हो, बूढ़े हो, जी। जवान हो, नादान हो, जी। बहुत पढ़े लिखे हो, जो भी हो, जी एक चीज़ गांधी जी ने और हमारी सारी फिलॉसफी ने एक चीज़ सिखाई है कि हिंसा से कुछ नहीं होता, हिंसा से कोई काम आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, आपको कुछ नहीं अच्छा लगे, हम जैसे मैंने कहा शुरू में ही, हम डेमोक्रेसी हैं, आपको प्रोटेस्ट करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन हिंसा की आज़ादी नहीं। बस सर बड़ा खुशी का बात है कि हिंदुस्तान में शुरू से ही सभी धर्मों के पंथों के लोग रह रहे हैं, आपसी सौहार्द के साथ रह रहे हैं सर। लेकिन अभी कुछ चीज़ें इस टाइप की हैं कि सर देश में एक सौहार्द का जो माहौल है, किसी न किसी बात को लेकर बनता बिगड़ता सर रहा है। तो सभी लोग आपसी सौहार्द के साथ रहें, और संविधान में जिस तरीके से हमको जो अधिकार दिए हैं उनको, और हमारे कुछ अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य कि हम भी उन कर्तव्यों के साथ रहें सर। सरकार अभी जैसे सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, सरकार अभी एक बिल लाना चाह रही है सर, बीजेपी के लंबे समय से एजेंडे में रहा है समान नागरिक संहिता सर। तो इस चीज़ को सर आप लेकर क्या सोचते हैं सर? देखिए, जब तक बिल की बारीकी में या पढ़ नहीं ले, जी तब तक उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जी तो पहले बिल देख लें क्या है, उसके बाद देखते हैं। जी सर। सर बड़ा योगदान आपका है सर सभी चीज़ों में। आप जो भी आप जो काम कर रहे हैं सर, जिस भी पत्रकार हो, लेखक हो या फिर राजनेता हो सर, देश के युवाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश है? खासतौर पर पत्रकारिता वाले जो लड़के हैं सर, आपने बहुत छोटी उम्र में सर बहुत बड़े बड़े अखबार के आप संपादक रहे हैं, बहुत अखबारों को आपने अपनी तरफ से लॉन्च किया है सर। तो पत्रकारिता वाले जो छात्र हैं सर, उनको लेकर आप अपनी तरफ से खासतौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं भाषण नहीं देना चाहता, खासकर हमारे पत्रकारों को। जी क्योंकि यार, पत्रकार जो है अपने आप में इतनी हुनर रखता है जी कि अपना काम भी समझता है, जी अपना जो पत्रकारिता का धर्म है जी वो भी समझता है। जी सिर्फ इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है कि अपने ईमान को बुलंद रखो, और तुम्हारे सामने लोभ और टेम्पटेशन के मौके बहुत आएंगे, उससे बच के रहना। बाकी सब कहने को क्या है, बाकी सब कुछ जानते हैं। और ये याद रखना कि पत्रकारिता जो है, बिना पत्रकारिता के डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकती। जी सर। सर आपका बहुत शुक्रगुजार हमें समय देने के लिए मैं हूँ, और आप से सर पूरा समाज, पूरा देश लाभान्वित आपके कामों से सर हो रहा है, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है सर। और इसी तरीके से उम्मीद है आप देश के हित के लिए काम करते रहेंगे सर। बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।